जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम एरेक पढ़ रहे हैं 1981 का और हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। कल हमने इसका जो चैप्टर है जो फिनेंस से डील करता है, जिसमें मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि वैसे तो हम बैंक में कहते हैं विड्रॉल, ठीक है, पैसा हमने विड्रॉ कर दिया, परंतु जब हम एक कानूनी भाषा कहते हैं यानी कि एक संवैधानिक भाषा कहते हैं तो वहां पर हम विड्रॉल नहीं कहते हैं, हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे जब आप अनुच्छेद 113 देखेंगे आर्टिकल 113 आपके संविधान में, तो वहां पर आपको ये शब्द मिलेगा एप्रोप्रिएशन अर्थात विड्रॉल, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। 33A से हमने शुरू करना है। एक सेकेंड। तो देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको जो भी दूं डेटा वो एक आसान शब्दों में और संविधान से जोड़ कर ये आपको सिद्धांत दूं, ठीक है, क्योंकि इसमें संवैधानिक बातें भी हैं काफी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं बोरोइंग पावर ऑफ बोर्ड। बोरोइंग पावर ऑफ बोर्ड यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया, आप देख पा रहे हैं अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि अमेंडमेंट कब आया था, क्या आया था, क्योंकि इतने अमेंडमेंट्स हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर से आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोर्ड है उसको वो बोरो कैसे करता है पैसे। कल हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर वो सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, अगर वो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा देगी, इस तरह से। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो केंद्र है वो अपना बजट मेंटेन करता है और जो राज्य है वो अपना बजट मेंटेन करता है, राइट। और हमने ये भी देखा है कि सेंट्रल बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है और जो स्टेट बोर्ड है उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब बोर्ड लिखा है तो यहां पर आपका स्टेट बोर्ड भी आ गया है और सेंट्रल बोर्ड भी आ गया। अब बोर्ड में विद द कंसेंट ऑफ, अब कंसेंट है इसकी, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एनी जनरल और स्पेशल अथॉरिटी गिवन टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, इतनी सी लाइन पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है, बोर्ड बोला गया है। अब बोर्ड में दो चीजें हैं, एक हमारा है सेंट्रल बोर्ड और एक स्टेट बोर्ड। अब बोर्ड को एक कंसेंट लेनी होगी पहले, यानी कि एक तरह की परमिशन लेनी होगी पहले अपना फंड रेस करने का। अब फंड रेस करने का यानी कि उसको एक तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, इसके अलावा भी वो अपना फंड रेस कर सकता है। कौन? बोर्ड, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है। कंसेंट क्या लेनी पड़ेगी? सेंट्रल बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी और स्टेट बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब कंसेंट मिल जाएगी, हामी मिल जाएगी, तब वो क्या कर सकते हैं बोर्ड? बोरो मनी, पैसा उधार ले सकते हैं। किस रूप में ले सकते हैं? लोन के रूप में ले सकते हैं, बॉन्ड्स के रूप में ले सकते हैं, डिबेंचर्स के रूप में ले सकते हैं या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स और डिबेंचर के, अब इसमें बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या फर्क होता है, मैं एक आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए, बॉन्ड्स और डिबेंचर दोनों ही एक तरह के लोन है जो एक जनता से पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है? फर्क ये होता है, बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? सिक्योर्ड। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जब बैंक आपको हाउसिंग लोन देता है तो आपके जो हाउस के जो कागजात हैं वो अपने पास रख लेता है। कौन? बैंक। यानी कि कल आप अपनी किस्त नहीं दे पाए, आप डिफॉल्टर हो गए हैं, तब बैंक क्या करेगा? आपका मकान बेच के वो जो रकम है वो वसूल लेगा, इसलिए सिक्योर्ड है। और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन ऐसा होता है जो, जैसे आपने क्या किया कि पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन में तो कोई ऐसा मॉर्गेज रखा नहीं जाता है ना, तो ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड। तो बॉन्ड हो गया आपका एक तरह का हाउसिंग लोन, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो जनता है, जनता जब बॉन्ड खरीदती है किसी कंपनी के, तो यहां पर वो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन होता है। वैसे ही डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब जो डिबेंचर सिक्योर्ड है वो एक तरह का बॉन्ड ही है, उसको आप बॉन्ड ही समझिए, परंतु डिबेंचर जो अनसिक्योर्ड है, अब अनसिक्योर्ड मैंने बता दिया, एक तरह का पर्सनल लोन। यानी कि जब कंपनी का इंसॉल्वेंसी आएगी, जब दिवालिया हो जाएगा मान लीजिए कंपनी का, तो जो पेमेंट है पहले किसको दी जाएगी? पहले दी जाएगी बॉन्ड होल्डर को, क्योंकि बॉन्ड क्या है? सिक्योर्ड है। उसके बाद अगर पैसा बचा तब जाके वो डिबेंचर को दिया जाता है जो अनसिक्योर्ड है, अन्यथा नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। तो बॉन्ड और डिबेंचर में मुझे उम्मीद है आप ये डिफरेंस समझ पाए होंगे, राइट। तो इस तरह से अब यहां पर हम क्या सीखे कि हमें यह समझ में आ गया है कि यहां पर यह बता रखा है कि जो बोर्ड है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, वो अपना फंड अन्य संसाधनों से भी ले सकता है, परंतु उसे अप्रूवल, परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो सेंट्रल बोर्ड है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा। उसके पश्चात वो अपने बॉन्ड्स डिबेंचर्स इसको जारी कर सकता है, परंतु यहाँ पर कहीं पर भी शेयर्स नहीं लिखा है, तो शेयर्स नहीं यानी कि वो भागीदारी नहीं दे सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि एक तरह का उधार ले सकता है, क्योंकि जो शेयर्स होता है वो उधारी नहीं होती है, वो भागीदारी होती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। 34 देखते हैं। द सेंट्रल बोर्ड और द केस में बी द स्टेट बोर्ड शेल ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर। अब ईच फाइनेंशियल ईयर आप जानते ही हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है, वो चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। जैसे करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर की बात की है, प्रिपेयर इन सच फॉर्म एट द सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अ बजट इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट showing the estimate receipt and expenditure under this act, and copies there shall be forwarded to central government or the state government as case may be। अब देखिए इसको मैं एक आसान तरीके से आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सेक्शन 34 को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले ये है, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट, यानी कि इस साल की बात है, इस साल की बात है, तो मेरे लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरे लिए होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अब मेरा खर्चा कितना होगा वो तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है ना, क्योंकि जब हम भविष्य की बात करते हैं उसमें सटीकता नहीं होती, उसमें अंदाजा होता है, ठीक है। अगर सटीकता आ जाती है तो वो एक कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे एज अ बोर्ड, चाहे मैं सेंट्रल का बोर्ड हूँ चाहे मैं स्टेट का बोर्ड हूँ, तो मुझे क्या करना है, अपना एक एस्टिमेटेड बजट देना है। इसीलिए एस्टिमेटेड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर की बात है। एस्टिमेटेड जो मेरे एक्सपेंडिचर होंगे, खर्चे होंगे, और जो मेरे रिसिप्ट आएंगी, यानी कि जो मैं बोरो कर सकता हूं पैसा, तो ये मैंने एक अपना इस रूप में बजट जो एक्सपेक्टेड होगा वो बनाना है। और आगे क्या करना है, अगर ये स्टेट बोर्ड ने बनाया है तो ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड हो जाएगा इसकी कॉपी, और अगर ये सेंट्रल बोर्ड ने बनाया है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो यही बात इसमें बताई गई है, ठीक है। तो यानी कि अपना अपना बजट ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भेजेंगे, और अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इसको एक आसान शब्दों में आपको बता दूं। और जैसे बजट की बात है तो बजट से संबंधित एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइट। ये बात आपने याद रखना है। संविधान में जो हमारा आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, और आमतौर पे हम इसको बजट ही कहते हैं। तो याद रखना है बजट के बारे में कहां लिखा है, आर्टिकल 112, परंतु बजट ये शब्द कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं लिखा है, उसको हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। चलिए ये भी हमने देखा, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 35 सेक्शन 35 को। यहां पर लिखा है, पहला क्लॉज क्या कहता है इसका, द सेंट्रल बोर्ड शैल ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड an annual report giving all account in its activities under its act during the previous financial year, and copies thereof shall be forwarded to the central within 4 months from the last date of previous financial year, and that government shall cause every such report laid before both the houses of parliament within 9 months of the last date of the previous financial year। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूं, ठीक है। और इस सेक्शन को जो हम पढ़ रहे हैं, ये एनुअल रिपोर्ट वाला 35th सेक्शन का जो क्लॉज 1 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। एक सेकंड, आइए अब इसको समझते हैं। 35th वाला मैं आपको समझा रहा हूं, सेक्शन 35। तो देखिए यहां पर क्या है, जिससे मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, ये खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। अब देखिए जैसे जो हमारा एस्टिमेटेड होगा वो तो नेक्स्ट ईयर का होगा ना, वो तो आने वाला जो ईयर है, जो आने वाला है उसके लिए मैं एस्टिमेटेड होगा वो दूंगा।
अगर मैं बोर्ड हूं तो मैं अपनी सरकार को दूंगा। वैसे ही अब जिस वर्ष में हूं, देखिए ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, अगर मैं आज के हिसाब से, आज की जो डेट है वो है आपकी 22 सितंबर, राइट, 22 सितंबर 2023। तो आज के हिसाब से मेरा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। एग्री करते हैं? आज के हिसाब से हम सभी का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है यही तो है। तो यहां पर ये कहा गया है, अगर मैं बोर्ड हूं, चाहे मैं सेंट्रल बोर्ड हूं या स्टेट बोर्ड हूं, तो मैं ये जो फाइनेंशियल ईयर मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, इसके जो यहां पर आप देखेंगे, इसमें क्या लिखा है कि एनुअल रिपोर्ट गिविंग फुल अकाउंट एक्टिविटी अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल शैल बी फॉरवर्डेड विद इन 4 मंथ। अब ये मार्च में अगर मैं 4 महीने जोड़ दूं तो ये जुलाई तक आएगा, यानी कि एज अ बोर्ड मेरे पास समय है कि मैं जो जुलाई का महीना है, अब जुलाई का आप जानते हैं जुलाई कितना जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई जाएगा 31, यानी कि 31 जुलाई 2023 तक मुझे क्या करना है, रिपोर्ट भेज देनी है। किसको? अगर मैं सेंट्रल बोर्ड हूं तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजूंगा, और मैं स्टेट बोर्ड हूं तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजूंगा। कब तक समय मेरे पास? 31 जुलाई। ये बात आपने याद रखनी। ये है आपका 4 महीने का समय किसके पास? बोर्ड के पास। वैसे ही 9 महीने का समय है किसके पास? अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अपने सदन में प्रस्तुत करेगी। जैसे अगर वो केंद्र सरकार है तो वो पार्लियामेंट में इसको रखेगी, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा। और अगर वो राज्य सरकार है तो वो अपने जो उसका हाउस है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, उसमें रखेगी। और कुछ राज्यों में तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, तो दोनों सदनों में रखेगी। ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें भी हैं। उदाहरण, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां पर हमारी विधान परिषदें भी हैं। ठीक है, यानी कि हर राज्य में विधानसभा होना तो अनिवार्य है, परंतु ये जो 6 राज्य मैंने आपको बताया, यहां पर विधानसभा प्लस विधान परिषद है। तो ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, वहां पर दोनों ही सदनों में रखा जाएगा। ठीक है, और वो समय कितना है? वो समय है जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके 9 महीने तक, यानी कि 9 महीने मतलब अक्टूबर। और अक्टूबर आप जानते हैं ये 31 जाता है, तो 31 अक्टूबर 2023 तक ये समय मिला है सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, अपने अपने सदन यानी कि अपने अपने हाउस पर रखने का। तो ये बात इसमें बताई गई है। अंत में ये जो रिपोर्ट है ये कहां पहुंच गई है? आपके सदन में, यानी कि अगर केंद्र है तो संसद, राज्य है तो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में। ठीक है, ये है क्लॉज 1। क्लॉज 2 वही है, क्योंकि मैंने क्लॉज 1 क्लॉज 2 एक साथ बता दिया आपको। क्लॉज 1 बात कर रहा है केंद्र सरकार की, सेंट्रल बोर्ड की मतलब, और ये बात कर रहा है स्टेट बोर्ड की। और याद रखिएगा, बोर्ड से गवर्नमेंट तक जाने में कितना है समय? 4 महीना। और गवर्नमेंट से अगर मैं केंद्र की बात करूं तो पार्लियामेंट, कितना समय है? 9 महीने का। तो ये बात इसमें बता रखी है, राइट। तो यहां पर हमने देखा 33A, 34 और 35 हमने करा। और ज़्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं दे रहा हूँ लंबी ड्यूरेशन वाले, और 3-3 सेक्शन हम कर रहे हैं मोस्टली, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस होंगे तो रिवीजन रहेगा आपका। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपने क्या करना है, हमारा कोर्स आप जानते ही हैं, ये कोर्स जो गोयला क्लासेस की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है, मात्र 9,999 में ऑफर किया जा रहा है, परंतु अब इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि ये कोर्स आपको मात्र 4,999 का पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, राइट। तो इस तरह से क्या करना है, आपने अपनी तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन पक्का लेना है, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।